हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो ईडीडी सेकेंड है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों इसके पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाहूँगा कि इस चैनल पे आपको क्या है आईएमआरई के कितने आईएमआरई के आपको 300 ऑलमोस्ट 3 टू यानी कि 350 क्वेश्चन इतने एमसीक्यू अपलोड किए जा चुके हैं। 500 एमसीक्यू क्वेश्चन का टारगेट है, वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा आपके एग्जाम से पहले। इसके साथ साथ मैंने इसकी आईएमआरई के थ्योरी लेक्चर्स को भी बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज़ वहाँ जाइए और ज़रूर देखिए। इसके बाद यहाँ पर यूडब्ल्यूईटी और ईडीडी के तो चल ही रहा। यूडब्ल्यूईटी की मैंने 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दी। इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग तक हमारा उसमें कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना दोस्तों। सो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भू संपर्कन गर्त के भीतर भू संपर्कन इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाता है, यानी कि अर्थिंग ग्राउंड के जो गड्ढा होता है उसमें जो अर्थ इलेक्ट्रोड है उसको कैसे रखते हैं, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है कि इसमें ऊर्ध्वाधर, दूसरा ऑप्शन है 36, तीसरा ऑप्शन 45 डिग्री झुका या फिर 45 डिग्री से किसी कोण पर झुका हुआ, ठीक है ना दोस्तों। उसमें मैं आपको बता दूं कि भू संपर्कन गर्त के यानी गड्ढे के भीतर भू संपर्कन इलेक्ट्रोड को कैसे रखा जाता है। वो रखा जाता है हम लोग ऊर्ध्वाधर, यानी कि ऐसे। अगर ये हमारा गड्ढा है, सिंपल सा आप देखें कैसे, जैसे ये हमारा क्या है गड्ढा है ये, तो हम लोग अर्थ इलेक्ट्रोड को ऐसे सीधे से ऐसे रखते हैं, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जिस इमारत के विद्युत रोधन तंत्र को भू संपर्कित किया जा रहा है उस इमारत से कितने मीटर की दूरी के भीतर भू संपर्कन इलेक्ट्रोड रखा जाना चाहिए। यानी कि सिंपल सा इसमें यह बताया गया है कि अगर हम किसी इमारत के विद्युत रोधन तंत्र को भू संपर्कित कर रहे हैं तो उस इमारत से कितने मीटर की दूरी पर भू संपर्कन इलेक्ट्रोड रखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है इसमें 4, यहाँ पर 4 मीटर। दूसरा ऑप्शन है 2.5 मीटर है, फिर 1.5 मीटर, फिर 0.5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही है, 1.5 मीटर। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि टावर फुटिंग प्रतिरोध कम करने के लिए इसका उपयोग बेहतर है। यानी कि जो टावर के जो फुट होता है, पैर होता है, आपने देखा ही होगा टावर कैसे होता है, ऐसे ये टावर हमारे होते हैं, ठीक है ना, ऐसे बने होते हैं जालीदार। तो ये जो हमारे फुट होते हैं इनका प्रतिरोध फुटिंग के लिए, इनका प्रतिरोध कम करने के लिए उपयोग बेहतर है। क्या है कि रसायन ऑन ग्राउंड लेवल क्या करना है, क्या करें हम लोग, रसायन और ग्राउंड लेवल केबल, या फिर रसायन और काउंटर पॉइस केबल, या फिर ग्राउंड रॉड और काउंटर पॉइस केबल, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि टावर फुटिंग प्रतिरोध को कम करने के लिए हम लोग क्या करना है, इसका उपयोग बेहतर किसका है, ग्राउंड रॉड और काउंटर पॉइस ये केबल, इनका प्रयोग हम लोग टावर की फुटिंग प्रतिरोध को कम करने के लिए आवश्यक है या फिर प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा सही है, सी नंबर सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भवन की नींव से भूमिगत केबल की दूरी होनी चाहिए। इसमें यह पूछा गया है कि किसी भवन की अगर नींव है उसमें अगर हमारी अंडरग्राउंड केबल जा रही तो कितनी कम से कम डिस्टेंस होनी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन आप लोग भी चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, कमेंट्स में जरूर बताइए कि यह ऑप्शन सही है कि नहीं सही है। मैं अभी इसमें 10 सेंटीमीटर बताया जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर होता है किसी भवन की भूमि से भूमिगत केबल की दूरी, ठीक है, यानी कि फाउंडेशन से, ठीक है ना। तो दोस्तों जरूर इसको बताइएगा कि क्या ये 10 सेंटीमीटर सही है या नहीं सही है, कमेंट्स में या फिर चैट में जरूर दोस्तों बताइए। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ हैं, ठीक है ना दोस्तों। अर्थिंग यानी कि प्लेट अर्थिंग में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ कौन कौन से। तो पहला है वुड कोल, दूसरा है साल्ट या फिर अर्थिंग प्लेट, ए बी दोनों है, फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो अगर आप प्लेट अर्थिंग कर रहे हैं तो आपको प्लेट की तो आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि ये नंबर बी नंबर ऑप्शन भी सही हो गया। इसके बाद वुड कोल का तो प्रयोग होता ही है, ठीक है ना। अब ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, यानी कि वुड कोल साल्ट अर्थिंग और साल्ट या फिर अर्थिंग प्लेट सभी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी सही है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रॉपर अर्थिंग के लिए भू प्रतिरोध का अधिकतम मान क्या होना चाहिए जब भू निरंतरता पथ का परीक्षण किया जा रहा है, ठीक है। इसमें यह पूछा गया है कि जब प्रॉपर अर्थिंग के लिए जो भू प्रतिरोध का अधिकतम मान क्या होना चाहिए, ठीक है ना। जब भू निरंतरता यानी कि अर्थ कंटिन्यूटी पथ का परीक्षण किया जा रहा हो, तो जब हम लोग अर्थ कंटिन्यूटी का परीक्षण कर रहे हैं उस समय जो हमारा अर्थिंग रेजिस्टेंस का अधिकतम मान कितना होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 1 ओम, दूसरा है 2 ओम, तीसरा है 5 ओम या 10 ओम। दोस्तों मैं आपको बता दूं कितना होना चाहिए, 1 ओम होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए। 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो अर्थ रेजिस्टेंस होता है उसको कम करने की विधियाँ क्या हैं, कैसे कम कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें कि भू इलेक्ट्रोड को समांतर क्रम में जोड़कर, या फिर भू इलेक्ट्रोड की माप बढ़ाकर, या फिर भू संपर्कन की गहराई बढ़ाकर, या फिर ये सभी, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने की ये सारी विधियां हैं कि आप किसी भी अर्थिंग इलेक्ट्रोड के दूसरे उसके समांतर में कोई दूसरा इलेक्ट्रोड जोड़ दें, या फिर भू इलेक्ट्रोड की माप बढ़ा दें, या फिर भू संपर्कन की गहराई बढ़ा दें। इन सभी का प्रयोग करके आप अर्थ रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी सही है। अब देखिए ये थोड़ा सा मैं आपको डाटा दे रहा हूँ दोस्तों, आप जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसमें क्या होता है कि देखिए जो हमारा अगर हम लोग डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन की बात करें तो जो हमारा भू तार होता है,
ठीक है ना दोस्तों, अर्थ वायर होता है, उसकी माप कैसे होती है? तो देखिए ये डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल का बना है। जैसे देखिए अगर वो कॉपर का है तो वो 14 स्टैंडर्ड SWG का होगा, अगर वो GI का है तो 8 SWG का होगा, और अगर एल्यूमिनियम का है तो 12 STG। अब वहीं पर अगर हम लोग वो इलेक्ट्रोड की माप करें, अब इलेक्ट्रोड किस माप का होगा, तो वहीं अगर कॉपर का है तो 60 × 60 × 3.18, ठीक है ना। इसके बाद GI का है तो 60 × 6.35, एल्यूमिनियम का है तो 60 × 6.3, ठीक है ना। अगर वही अब हम लोग बात करते हैं भू संपर्कन में, तो भू संपर्कन में जो हमारा अर्थ वायर की जो माप होती है वो कितनी होती है, तो चाहे वो हमारा चाहे वो कॉपर मटेरियल का चाहे GI मटेरियल का, वो 8 SWG का तो होना ही चाहिए। इसके बाद जो हमारे इलेक्ट्रोड की माप है वो कितनी होनी चाहिए, 60 × 6.3 mm, ठीक है ना। अब हम लोग 15 से 30 HP अगर मोटर है तो उसके लिए अगर हमारे अर्थ वायर की बात करें, तो अगर हमारा अर्थ वायर कॉपर का है तो वो हमारा 6 SWG का होना चाहिए, और अगर GI का है तो 2 SWG का होना चाहिए। अगर हम लोग वहीं पर इलेक्ट्रोड की माप करें बताएं तो 19 × 19 × 6.3 होता है। 50 HP से 100 HP के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, देखिए यहाँ पर 12.7 × 2.54 mm दिया है। ये दोस्तों इस वजह से दिया है कि यहाँ पर हम लोग अगर हम लोग 50 HP से 100 HP के बीच अगर हम लोग मोटर की जो रेजिस्टेंस कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग कौन सा यहाँ पर स्ट्रिप अर्थिंग प्रयोग कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रिप अर्थिंग। इसी वजह से यहाँ पर क्या दिया गया, आपका एरिया दिया गया है, ठीक है ना। तो कितना 12.7 × 2.54। इसके बाद ये इलेक्ट्रोड की माप दी 19 × 19 × 6.3। इसी तरीके से हम लोग स्ट्रिप अर्थिंग का प्रयोग कहीं ना कहीं किस में करते हैं, कि सब स्टेशन में करते हैं। 300 kVA तक के सब स्टेशन में हम लोग करते हैं 20 mm × 4 mm अगर हमारा कॉपर का अर्थ वायर है, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए दोस्तों। आप ये पॉइंट जरूर आप अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऐसे यहीं से क्वेश्चन जरूर, बहुत सारे क्वेश्चन आए और आने के चांसेस हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लकड़ी के पोल, PCC पोल या फिर RCC पोल के लिए अर्थिंग प्रयोग की जाती है। कौन सी अर्थिंग प्रयोग की जाती है ये आपको बताना है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है वायर या फिर स्ट्रिप अर्थिंग, दूसरा रॉड अर्थिंग या फिर कॉयल अर्थिंग या फिर पाइप अर्थिंग। दोस्तों मैं आपको बता दूं, लकड़ी के पोल या फिर PCC RCC पोल के लिए हम लोग कॉयल अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं कॉयल अर्थिंग का प्रयोग, ऑप्शन नंबर C सही है। 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि घरेलू संस्थापन, औद्योगिक स्टील के उपकेंद्र की बाण, उपकेंद्र पोल, स्विच गियर के धातु, स्विच यार्ड की धातु भाग आदि को अर्थिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, कॉयल अर्थिंग या फिर A या B दोनों। दोस्तों मैं आपको बता दूँ या फिर औद्योगिक संस्थान या फिर स्टील के लाइन, उपकेंद्र की बाढ़, उपकेंद्र पोल, इन सब का हम लोग अर्थिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पाइप अर्थिंग और प्लेट दोनों का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा D सही है। 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पथरीली मिट्टी में उपयोग होती है, ये दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पथरीली मिट्टी में कौन सी वायरिंग उपयोग होती है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि वायर और स्ट्रिप अर्थिंग, दूसरा है रॉड अर्थिंग, तीसरा है कॉयल अर्थिंग या फिर पाइप अर्थिंग, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग पथरीली मिट्टी की बात करें तो वहाँ पर हम लोग वायर अर्थिंग या फिर स्ट्रिप अर्थिंग का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारे इसमें A सही है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से ये सारे मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करवाए। और अगर इसकी आप PDF चाहते हो तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का नाम है पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का ही नाम है, ठीक है ना दोस्तों। और आपको वहाँ पर क्या है कि क्लास की अपडेट सारे के सारी और इंपॉर्टेंट नोटिस, बुक की PDF वो सारे के सब कुछ मिल जाएगा। तो प्लीज़ अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ठीक है ना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।